स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। हम लोग आज पढ़ेंगे अवशोषण, स्वांगीकरण, मल परित्याग और भूख केंद्र, जिसको क्षुधा केंद्र भी कहते हैं। इसके पिछली वीडियो में हम लोग पाचन को बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ा था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर 2 के वीडियो में देख सकते हैं बायोलॉजी के प्ले लिस्ट में। हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं अवशोषण पे। हम लोग सब पढ़ते गए हैं, धीरे धीरे सारा पढ़ लिए। पहले हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोगों ने अंतर्ग्रहण पढ़ा, उसके बाद पाचन पढ़ा। आज पढ़ेंगे अवशोषण, स्वांगीकरण, मल परित्याग और मेन ये 3 है। यहाँ से ये पाचन का मेन यही 3 है, ये 3 इधर और 2 उधर पढ़ें। यानी कि पहला नंबर ये हो गया हमारा, पहला नंबर हमारा अंतर्ग्रहण हो गया, दूसरा नंबर पाचन हो गया, तीसरा नंबर अवशोषण हो गया, चौथा नंबर स्वांगीकरण हो गया और अब 5वां नंबर मल परित्याग। तो यही जो था पाचन, जो 5 पार्ट में बांटे थे हम, यही 5 पार्ट है। इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो ये पाचन पूरी तरह से हमारा ख़त्म। ये भूख केंद्र था, एक छोटा सा टॉपिक था, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए समझते हैं कि अवशोषण क्या होता है। ऐसे तो हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ बताए ही हैं, बट हम इस बार अच्छे से समझ लेते हैं कि अवशोषण आखिर होता क्या है। तो क्या होता है, जैसे भोजन का पाचन हो गया, जैसे प्रोटीन का पेप्टोन्स में टूट गया, पॉलीपेप्टाइड्स में टूट गया, अलग अलग तरीक़ा में जो हम लोग खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो सब बदलता है, टूटता है। यानी कि पाचन क्या होता है कि कोई चीज़ है, जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम लोग जो भी खाते हैं तो यानी कि वो क्या रहता है, जटिल रहता है। यानी कि पाचन क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, या तो बोल सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स को, उसको सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। यही डाइजेशन कहलाता है। और जितना हम लोग पढ़ते आ रहे थे, वो एंजाइम क्या कर रहा था, वो जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था या जटिल पदार्थ जो भी था, तो उसको क्या कर रहा था, वो सरल में बना रहा था, उसको सरल में कर रहा था। तो यही हम लोग डाइजेशन में देखे थे। अब जब डाइजेशन हो गया तो उसको हमारा बॉडी पे पहुंचाएगा, तो यही है हमारा अवशोषण। यानी कि जिसका डाइजेशन हो गया है, उस पचे हुए भोजन को रक्त में पहुंचाना ही हमारा अवशोषण कहलाता है। तो हमारा पहला नंबर पॉइंट यही है कि पचे हुए भोजन रक्त में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। पूछता है कि अवशोषण कहाँ होता है, तो जो भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत के निचला भाग, जो हमारा छोटी आंत रहता है, उसके निचले भाग में एक पार्ट होता है, उसका नाम है इलियम। क्या नाम है उसका? उस पार्ट का नाम है इलियम। यहीं पर भोजन का अवशोषण होता है। याद रखिएगा, सारा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा एग्जाम में बहुत बार सवाल बनता है कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। सिंपल, या तो सवाल अगर ऑप्शन मिलेगा छोटी आंत तो छोटी आंत, मगर अगर और डीप में पूछा तो कहाँ होता है, तो छोटी आंत के निचले भाग इलियम में होता है। हमारा भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत के निचले भाग इलियम में। और इलियम क्या होता है? इलियम एक कोशिकाओं का समूह होता है। इलियम कुछ और नहीं, कोशिकाओं का समूह होता है, और उस समूह को विलाई विलस कहते हैं। देखिए ये भी सवाल बनता है, ठीक है, ये भी सवाल बनता है कि जो कोशिकाओं इलियम होता है, इलियम जो कि कोशिकाओं का समूह होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको विलाई विलस कहते हैं। इसी के द्वारा क्या होता है कि जो भोजन हम लोग खाते हैं, जो भोजन पच जाता है, उस पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है विलाई विलस के द्वारा। तो समझ में आया अवशोषण? यही था अवशोषण। ज़्यादा अवशोषण ऐसे तो हम लोग अगर पूरा चलेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, बट हम लोग को उतना क्या जानना। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, ये सब पढ़ने के बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बुक रखा कीजिए, अब बुक से भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, तो कुछ यहाँ से होगा, कुछ बुक से कवर होगा, आपका पूरी तरीक़ा से कवर हो जाएगा। फिर जैसे अभी बायोलॉजी लेक्चर चल रहे हैं, पिछली वीडियो में पिछला हम प्ले लिस्ट बनाए थे, तो उसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़े थे, मॉडर्न हिस्ट्री 1857 क्रांति के बाद पढ़े थे, क्योंकि यहीं से एग्जाम में सवाल बनता है ज़्यादातर। इसका पिछला जो वीडियो जो भी 1857 क्रांति से पहले था, उसको हम पढ़ेंगे कभी और कोई वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्या करना है, जो है इसको पहले नंबर देखो, वीडियो पूरा देखना है। वीडियो पूरा देखने से आपको समझ में आएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। वीडियो पूरा देखना है, और जो भी वीडियो बना दिया गया है उसको अब देखें, और धीरे धीरे जो नए बच्चे हैं उसके लिए और अच्छा रहेगा। तो आप समझ में आया अवशोषण कि भोजन का जो पच गया भोजन, पचे हुए भोजन को रक्त में पहुंचना क्या कहलाता है? हमारा अवशोषण कहलाता है। और जो भोजन जहाँ पचता है तो वो जो भोजन का अवशोषण होता है वो निचले भाग में होता है, छोटी आंत के निचले भाग में, उस भाग को इलियम कहते हैं। और जो इलियम होता है ये कुछ कोशिकाओं के समूह से बना होता है, उस समूह को विलाई और विलस कहते हैं, और इसी के द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। हमारा अवशोषण खत्म हो गया। और दूसरा है स्वांगीकरण, यानी कि एसिमिलेशन।
इसको देख लेते हैं। तो जो भोजन अवशोषण कर लिया, अब हमारा बॉडी उसको अवशोषण कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया, तो क्या करेगा कि अब थोड़ी ना कि हम अब्जॉर्व कर लिए रखे रहेंगे, बॉडी क्या करता है तुरंत सभी कोशिका पास जहाँ जहाँ जिसका जो ज़रूरत है, जैसे प्रोटीन लिए हमको, अब मेरा सेल डैमेज हो चुका है कहीं पे, तब क्या करेगा प्रोटीन उसका भरपाई कर देगा, प्रोटीन जाएगा उस सेल को ठीक कर देगा। तो प्रोटीन इसीलिए होता है, लोग प्रोटीन खाता है, इसीलिए प्रोटीन खाता है तो हमारा शरीर क्या होता है, शरीर का वृद्धि और विकास होता है। तो वही होता है, जब भोजन अवशोषित हो जाता है, उस अवशोषित भोजन को सभी कोशिका के पास पहुंचाना, यही स्वांगीकरण कहलाता है। यानी कि अवशोषित भोजन का सभी कोशिकाओं के पास पहुंचना और उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। हो गया स्वांगीकरण खत्म। आगे देखिए मल परित्याग। जो एग्जाम में सवाल बनेगा ना, हम लोग कोशिश करेंगे वही पढ़ें, पढ़ने तो बहुत सारे डिप में है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, बुक रखिएगा आप लोग, अब बुक से पढ़िएगा, कुछ कुछ इधर बताने के बाद बुक से पढ़िएगा। देखिए मल परित्याग, इसको हम डिफिकेशन कहते हैं, मल परित्याग को डिफिकेशन समझना है। अब जो भोजन हमारा बच गया, सब चीज़ हो गया, कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ बच गया अवशिष्ट भोजन। तो जब अवशिष्ट भोजन बच जाता है तो बड़ी आंत में क्या होता है ना, हमारे होता है ना, जीवाणु भी होता है शरीर में। तो क्या होता है कि जो बड़ी आंत में जीवाणु क्या करता है, जो अवशिष्ट भोजन रहता है उसको मल में बदल देता है। कहाँ बदलता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जो जीवाणु रहता है वो मल को, फिर अवशिष्ट भोजन को मल में बदल देता है, और फिर जो गुर्दा हमारा रहता है इसके थ्रू, गुर्दा के द्वारा ये मल क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये सवाल बन सकता है या नहीं भी बन सकता, मगर आप जब अच्छा एग्जाम दीजिएगा ना तो यहाँ पर ये पूछ सकता है कि मल में दुर्गंध किस कारण से होता है। तो जो मल में दुर्गंध होता है, एक एमिनो अम्ल रहता है, उस एमिनो अम्ल का नाम है इंडोल, और दूसरा नाम है स्कैटोल। ये दो गो अमीनो अम्ल है जिसके कारण क्या होता है कि हमारा मल में दुर्गंध देता है, दुर्गंध रहता है इस इंडोल और स्कैटोल के कारण। तो ये देखिए बीपीआई हो जाता है कि क्यों दुर्गंध देता है, यही रीजन रहता है कि इंडोल और स्कैटोल के ये एमिनो एसिड रहता है, इसके कारण हमारा मल बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध देता है। अब हमारा यहाँ तक हो गया, देखिए यहीं तक पाचन था हमारा। अब थोड़ा सा जो बच गया ना, भूख केंद्र, यानी कि भूख काहे लगता है आदमी का, आदमी को भूख क्यों लगता है, ये थोड़ा सा देख लेंगे। ये आदमी को भूख का एहसास होता है, तो देखिए अब उसको देखते हैं। हमारा पाचन यहीं तक था, लास्ट में मल परित्याग हो गया। अब क्या बचा, कुछ बचा क्या, नहीं, खत्म हो गया। अब एक देख लेते हैं भूख केंद्र, जिसको हम लोग क्षुधा केंद्र भी कहते हैं। तो क्या होता है कि जो मानव का जो भूख केंद्र होता है ना, वो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में होता है। कहाँ होता है, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में होता है। क्या होता है कि जब रक्त में ग्लूकोज का कमी हो जाता है तो जो हाइपोथैलेमस का भूख केंद्र है वही उत्तेजित हो जाता है, जिसके कारण हमको ये दिमाग ये जो होता है हमारा, ये एहसास दिलाता है, ये आभास कराता है कि भूख लगा हुआ है। तो यही था भूख केंद्र या क्षुधा केंद्र, मेनली रूप से यही है। और हमारा जो अथी रहता है, यानी दिमाग रहता है, यही मतलब कि बार बार हम लोग को एहसास दिलाते रहता है कि भूख लगा हुआ है, क्योंकि हमारा रक्त में क्या हो जाता है, ग्लूकोज का कमी हो जाता है। अब मेनली रूप से हम लोग इसीलिए खाना खाते हैं। तो हमारा भूख केंद्र भी खत्म हो गया। देखिए भूख केंद्र से सवाल यही पूछेगा कि भूख केंद्र कहाँ है, तो दिमाग के यानी मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में होता है भूख केंद्र। जब हमारा खून में ग्लूकोज का कमी हो जाता है तो हाइपोथैलेमस का जो भूख केंद्र होता है ये उत्तेजित हो जाता है, जिसके कारण हमको आभास होता है कि भूख लगा हुआ है। ठीक है, तो शायद यहीं तक वीडियो था हमारा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।